नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट टू के अंदर हम ओपेक पर बात कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं। जो ये 60 साल, ये 14 सितंबर को ये जिस तरीके से ये इनकी जो जर्नी है उसको लेकर के 60 ईयर्स हो गए हैं। ये 1960 में बगदाद में बने थे और ये 7 यूएस और ब्रिटिश ऑयल कंपनीज के खिलाफ एक तरीके से ये एकजुट होकर आए थे और तब से इन्होंने पूरी दुनिया में एक तरीके से इनका राज रहा है। लेकिन अब ये काफ़ी माइल्ड हो गए, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि किस तरीके से इनके जो प्रेसिडेंट रहे हैं ओपेक के, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस तरीके से अमेरिका का, जिस तरीके से लीबिया वाला जो हुआ था 2011 के अंदर, किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को देखा है, उसको दुनिया को, जिस तरीके से ऑयल का क्राइसिस है, कभी प्राइस लो है कभी हाई है, किस तरीके से इन्होंने उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी यूज किया है। तो ये सारी चीजों के साथ चलिए हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से इसका जो डायनामिक्स रहा है ईरान, वेनेजुला और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, ओपेक और यूएसए का कन्वेंशनल, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखें इसमें क्या है आगे। तो जो सऊदी अरेबिया की जो इसमें बात होती है कि क्यों मैं सऊदी अरेबिया के बारे में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरीके से रशिया की तरफ क्लोज जा रहे हैं, तो जिस तरीके से यूएस ने उनके मिलिट्री जो एक तरीके की कैपेबिलिटी थी उसको कम करने की एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि लो प्राइसेस हो जाएं ताकि उससे उनके कंज्यूमर्स को फायदा हो, अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा हो। तो इसको, इस सब के मद्देनजर जो है सऊदी अरेबिया जो है ये लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर रहे हैं ओपेक के। हम चार्ट्स में देखें, हम कुछ जैसे चार्ट्स में देख रहे हैं, तो ये मैंने पहला वाला जो चार्ट है अल्जीरिया, अंगोलिया, कॉन्गो, इक्वेटर गयाना का, और ये गेबॉन और लीबिया का, ये इन कंट्रीज का है। जिस तरीके से इनका जो प्रोडक्शन रहा है 2010 में, जिस तरीके से आप इनको देखा जाए, तो जो इनका जो ईरान का जो शेयर है, जो हम जैसे अगली स्लाइड में देखेंगे, तो जो ईरान का जो शेयर है वो नियरली हाफ हो गया है, 7.5% की तरफ 2010 के बाद। सर वेनेजुला जो है वो कोलैप्स कर गया है। तो अगर आप ये देखें तो जो ये कैलकुलेशन है, जो इनकी फिगर्स की, ये रिफ्लेक्ट करती हैं करंट मेंबरशिप में जो इनका है, जिस तरीके से इनका परसेंटेज है। तो बेसिकली ये 3-2.5% पे, तो इसको जैसे आप अल्जीरिया का ले लीजिए, 4.1% था, ये कम होकर के 3.5% हो गया है अब। और 10 साल पहले जो है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की फिगर्स हैं वो 10 साल पहले की हैं। तो जिस तरीके से आपका 6.1 था अंगोला का, ये भी गिरा है, 4.9 गया है। तो बड़ा किसका है? बड़ा सऊदी अरेबिया का है। कॉन्गो का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1.1 था, आज भी 1.1 है, 10 साल पहले भी इतना ही था। इनका हाफ हो गया है गुयाना का, इक्वेटोरियल गुयाना का 0.8 था, ये 0.4 पे चला गया है। गबॉन का 0.8 से 0.7 लगभग सेम मान लीजिए। लीबिया का सब्सटेंशियली कम हुआ है, ये हैरान करने वाला है, 5.2 था, जैसे कि मैंने आपको 2011 का जो क्राइसिस बताया था, और उसके बाद लीबिया का 0.8 हो गया। यानी कि गेन किसको हुआ है ये अगली स्लाइड में सब रिवील हो जाएगा। इसमें आप अगली जो स्लाइड देखें, इसमें जो सऊदी अरेबिया का जो शेयर है, ये नियरली जो है मीन वाइल 7 पॉइंट्स बढ़ गया है, 35% इसने छू लिया है। यानी 28.3 से अब ये 35.3, यानी एक तिहाई से ज्यादा जो ओपेक के अंदर जो मार्केट शेयर है वो सीधे सीधे सऊदी अरेबिया का है। तो सऊदी अरेबिया चाहे तो प्राइसेस के साथ खिलवाड़ कर सकता है, और ये जो है अनडिसाइसिव है। और जिसकी तरह से किंग अब्दुल्ला के डिमाइस के बाद, उनके देहांत के बाद, जिस तरीके से नई पॉलिटिक्स हो रही है किंग सलमान के साथ, जो वो करना चाहते हैं, तो उसको भी अभी एक तरीके से पेंडुलम स्विंग है उनकी पॉलिसीज में। जिस तरीके से उन्होंने ये पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर किया है, पाकिस्तान तुर्की की तरफ चला गया है, तुर्की के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, सब एक नया टसल सामने आ रहा है। और तुर्की जिस तरीके से खुद को असर्ट कर रहा है, वो चाहता है किसी तरह से पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसके हाथ लग जाए किसी तरीके से। तो बेसिकली इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी जो की है वो सऊदी अरेबिया के पास है। आप ईरान का देखें, 12.3% था, लेकिन सैंक्शंस हो या कुछ हो, इसने ईरान इकोनॉमी को हर्ट किया है। अब ये 7.5% पे चला गया है। इराक का ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, क्योंकि इराक जो है सद्दाम हुसैन के बाद से अमेरिका का एक तरीके से पपेट रहे हैं वो। तो जो अमेरिका चाहता है वहाँ वही होता रहा है, तो उसका शेयर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। कुवैत का थोड़ा सा बड़ा है, नाइजीरिया का कम हुआ है सरप्राइजिंगली। नाइजीरिया एक गरीब मुल्क है ऑयल रिच होने के बावजूद। और यूएई का इसमें जंप आया, अभी देखिए इसके इसराइल के साथ भी रिलेशन अच्छे हुए यूएई की रिसेंटली। और वेनेजुला का देखा, जिस तरीके से सैंक्शन, वेनेजुला की इकोनॉमी जो है वो एक तरीके की वो याद की जाएगी कि किस तरीके से ऑयल रिच होने के बावजूद उनकी इकोनॉमी टेटर्स में गई। ह्यूगो चवेज जो थे उनके प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट रहे थे काफ़ी सालों रहे, उन्होंने किस तरीके से इकोनॉमी को रैक किया, वो केस स्टडीज में बताया जाए किस तरीके से वेस्टर्न इंटरवेंशन रहा, किस तरीके से प्रेशर रहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वेनेजुला में ऑयल रिच होने के बाद और बिग प्लेयर होने के बावजूद। जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी धराशायी हो गई है, उसमें बहुत वक्त लगने वाला है। लेकिन ऑयल का शेयर देखें आप, सबसे
सबसे सब्सटेंशियल तो इन्हीं का लग रहा है। 9.9 से 2.3 हो गया, यानी कि अगर आप इसे 10 मान लें और इसे 2.5 मान लें तो 4 गुना कम हो गया है, 4 से 5 गुना कम। वे तो इससे कितना हर्ट होगा वेनेजुएलन इकोनॉमी को। तो जिस तरीके से ओपेक जो था, तो ईरान और वेनेजुएला जो थे, जो ओपेक बना था उस समय ईरान, कुवैत और सऊदी अरेबिया, इन्होंने रूटीनली अपोज किया था कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे किए जाएं यूएस प्रेशर के अंडर में। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, तो इंक्रीज डोमिनेंस ऑफ सऊदी अरेबिया के जैसा आप देख ही रहे हैं, 28.3 से 35.5 पे चला गया है ये। किस तरीके से इनका हायर यूएस ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में, और ये उस वक्त आ रहा है जब यूएस भी अपने को बढ़ा, जैसे शेल के वहाँ नए भी मिले थे। कनाडा जो है, सरप्राइजिंगली कनाडा के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं और वो ओपेक का मेंबर भी नहीं है। मज़े की बात इसमें ये है। तो इसमें जो ये कहते हैं कि जो यूएसए के जो उसमें अल्बर्टा प्रोविंस है उनकी, वहाँ पर ये मिलता है बहुत ज़्यादा। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं ये वर्ल्ड का बिगेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर हैं, और जो स्लैश किए डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फ्यूल, तो ये यूएसए और कनाडा जो है वो बचा के रख रहे हैं अपने ऑयल को या एनर्जी रिजर्व्स को। आप आगे देख लेंगे, इसमें दिलचस्प होने वाला है। और जो यूएस का जो प्रोडक्शन है ये डबल हो गया है एक दशक के अंदर, और ये 12 मिलियन बैरल्स अ डे रीच कर गया था 2019 तक, ऐसा कहना है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये काफ़ी इसने बहुत तरक्की की है, लेकिन वो बचा रहे हैं। तो जिसने इम्प्रूव किया है किसमें, जो वजह बताई गई है ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है। जो पहले जो अनटैप्ड बेसिन थे वो उनको भी एसेसिबल बना लिया गया है। यूएस इकोनॉमी जो है वो काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट ही समझेंगे, जिस तरीके से उन्होंने प्यार से उनकी बाह मरोड़ी है ओपेक कंट्रीज के अपने रास्ते पे ले आए हैं। जो वो चाहते हैं ओपेक वही करता है देर सवेर। तो 2011 के अंदर जो लीबियन आउटपुट था वो हिट हो गया था। जिस तरीके से अपराइजिंग्स हुई थी गद्दाफी के अगेंस्ट में, जो तानाशाह थे, और जो सऊदी अरेबिया ने कन्विंस करने की कोशिश की थी ओपेक को उस वक्त कि वो जो प्रोडक्शन को लिफ्ट करें, लोअर प्राइसेस की तरफ जाएं। अल्जीरिया, अंगोलिया, इक्वेडर, ईरान, इराक, लीबिया और वेनेजुएला, इन सब ने उस वक्त बहुत रेसिस्टेंस दिखाया था। 2011 का पीरियड एनर्जी के लिहाज से, एनर्जी सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिहाज से आप इसे प्लीज़ पढ़िएगा। ये बहुत क्लासिक केस स्टडी है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के लिहाज से भी, और ग्लोबल पॉलिटिक्स किस तरीके से ऑयल ड्रिवन रही है, एनर्जी पे हर किसी का कब्जा है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कहा जाता है। और ये काफ़ी हद तक सही है जिस तरीके से उन्होंने उसको बाद में रिलीजन बना दिया जी उसके अगेंस्ट में। लेकिन उसमें एक वजह बुनियादी ये भी थी कि बगदाद तक हिटलर जो है वो अपनी ट्रेन लगाने वाला था वहाँ से एनर्जी नीड्स को सफिशिएंट करने के लिए। तो ये जो अब जिस तरह से किताबें लिखी जाती हैं, जैसे हिज हिस्ट्री है, जीतने वाला ही लिखता है, लेकिन ये भी एक सत्य था कि हिटलर वाज वेरी सीरियस अबाउट पुटिंग रेल लाइंस टू बगदाद। तो जिस तरीके से एनर्जी को रिजर्व करना है, जिस तरीके से दुनिया शेप होगी फ्यूचर में बिना एनर्जी के नहीं चलने वाली। और जो ये अभी जो ऑयल आपका डिप देख रहे हैं जो होवर कर रहा है, इसको भी मैंने कवर किया था एक लेक्चर के अंदर अभी रिसेंटली। तो 40 से 42-43 डॉलर पे जो होवर कर रहा है, ये शूट अप करना ही करना है इसने देर सवेर। और अभी रशियन इकोनॉमी को जिस तरीके से लो प्राइसेस ने हर्ट किया है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद देखें व्हाइट हाउस में क्या होता है। और रशिया की, पूरी दुनिया की, चाइना की जो ट्रेड वॉर है, तो एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, खास करके ओपेक का जो रोल है बहुत अहम हो जाएगा। तो प्रीवियसली अगर हम बात करें तो जो ब्लॉक है ये एक तरीके का काफ़ी वोकल रहा है। एक्चुअली इसने मीटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इसने स्ट्रिक्ट एक तरीके से अपने जुरिडिक्शंस दिए हैं, अपने इसमें अनाउंसमेंट्स किए हैं। लेकिन अब ईरान और वेनेजुएला जो है इनके पास वोट है, लेकिन इनको साइड लाइन कर दिया जाता है काफ़ी मौक़ों पर। और ईरान की इकॉनमी अपने आप एक टर्मोइल में है। जिस तरीके से ईरान, रशिया और चाइना ने अपना एक ट्रायो बनाया है, यानी एक के पास, चाइना के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, रशियंस के पास एनर्जी है, और उसके पास टेक्नोलॉजी है, वेपनरी है, और ईरान के पास ऑयल है। इन तीनों को अगर ये मिला लें और ये डॉलर से इसको डीलिंक कर दें, तो जो जिस तरीके का जो एक सुनामी आएगी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, और जिस तरीके से उसका इंटर्न इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमीज पे होगा दुनिया भर की। जिस तरीके से ईरान के साथ हिंदुस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे थे, हम उन्हें रुपीस में पे कर रहे थे, लेकिन ईरान ने लास्ट 2 सालों से, 2-2.5 सालों से पहले उसने कहा कि हमें यूरो में पेमेंट चाहिए। तो यानी ये जाहिर सी बात है, ये सब कुछ है चाइना के इंसिस्टेंस पे हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। और ईरान को जो है यूरोपियन यूनियन का हमेशा से साथ मिला है। तो ईरान जो है फ्लैश पॉइंट बनेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की काफ़ी ज़्यादा एम्बिशंस हैं। इसराइल ऑब्वियसली वो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में पेनिट्रेट कर रहा है, कुछ कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है। तो आने वाला वक्त जो है इकोनॉमिक और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशंस और ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स
के लिए भी, और जिस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी चेंज होगी, जो फ्यूचर होगा दुनिया का शेप, एनर्जी डिपेंडेंट होगा, सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी होगी। चाइना जिस तरीके से ऑयल खरीदता है, तो चाइना, ईरान, रशिया वन हैंड, यूरोपियन यूनियन इज विली नीली विद देम। और जिस तरीके से ये यूएस का जो आगे देखें इनके इलेक्शंस के बाद क्या हाल होता है, तो उसके बाद जो होगा दुनिया जो है एक नए तरीके के ऑयल उसमें जाएगी। जैसे यूपी के टाइम पे जो ऑयल का जो था वो $100 क्रॉस कर गया था पर बैरल, काफी ज्यादा, इनफैक्ट 114 भी टच किया था। तो जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी थी और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने उसको एक तरीके से जो प्राइसेस थे, जो आज प्राइसेस हैं, उसको लेके भी डिबेट काफी हो सकती है। तो ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये कुल मिला के ये ओपेक की एक जर्नी थी, काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो अभी यूएस की तरफ है, तो यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप से इनके कुछ खास रिश्ते रहे हैं। तो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।